हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सैम्पल पेपर आईसीएसई का सैम्पल पेपर 2। अब देखो कि पहले हमें क्या होगा, तो 1 to 15 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसके बाद हमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि इफ मैट्रिक्स ए इज ऑर्डर 3:2 एंड मैट्रिक्स बी इज ऑफ ऑर्डर 2:2, कहा गया कि देन द मैट्रिक्स ए बी इज ऑफ ऑर्डर। पहले आपको यह चेक करना होता है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। यहां पे देखो कि इसका कॉलम 2 है और इसका रो 2 है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। इसका मतलब पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन। तब यहां से आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि ऑर्डर क्या होगा, ये ऑर्डर हो जाएगा। इसका मतलब ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। और 3:2 ए बी का ऑर्डर होगा। ये कहां पे दिया गया, ये हमें दिया गया ऑप्शन ए में। इसका मतलब 1 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि द परसेंटेज शेयर ऑफ एसजीएसटी ऑफ टोटल जीएसटी फॉर एन इंटरस्टेट सेल ऑफ एन आर्टिकल इज। अब देखो कि दो टर्म मिलता है आपको, एक इंटरस्टेट और एक इंट्रास्टेट। जब वन स्टेट टू अदर हम लोग जाते हैं तो उसको हम लोग इंटरस्टेट कहते हैं, और जब हम लोग एक स्टेट के बाउंड्री के अंदर ही रहते हैं उसको हम लोग इंट्रास्टेट कहते हैं। तो आपको पता है कि यहां पे क्वेश्चन में यह पूछ लिया गया कि एसजीएसटी कितना होगा। तो आपको पता है कि एसजीएसटी 50% होता है। 50% कहां पे दिया गया, यह आपको ऑप्शन बी में दिया गया। इसका मतलब 2 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम विथ AB पैरेलल टू DC। मतलब कहा गया कि ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB और ये दोनों आपस में पैरेलल है, AB और DC। आगे क्या कहा गया कि देन द ट्रायंगल सिमिलर टू AOB। अब मतलब कहा गया कि AOB के ट्रायंगल के कौन सा सिमिलर ट्रायंगल होगा, AO और बी। यहां पे समझने की कोशिश करो। आपको पता है कि जब दो पैरेलल लाइन को जब कोई ट्रांसवर्सल कट करता है तो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल सी के। यहां पे आप ले लो ट्रायंगल, ये आ जाएगा पहले एंगल सी। इसके बाद आपको पता है कि एंगल बी इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल डी के। यहां पे आप ले लो एंगल डी, एंगल बी एंगल डी के। तो अब यहां बीच में कितना आ जाएगा, ये ओ है और ये ओ। अब डायरेक्ट आप ए ए सिमिलरिटी से दोनों को सिमिलर कर सकते हो या ए ए ए भी ले सकते हो। यहां पे ओ आ जाएगा, ये किसके इक्वल आ जाएगा, सी ओ डी के, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो ए ए सिमिलरिटी यूज कर सकते हैं। क्या पता चला आपको, पता चला कि ट्रायंगल AOB सिमिलर हो गए किसके, तो ट्रायंगल COD के। COD कहां पे दिख रहा है, ये हमें ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 9 एंड 16 इज। मतलब 9 और 16 के बीच का मीन प्रोपोर्शन क्या होगा। कैसे लिखते हैं इसको, यहां पे समझो। मीन प्रोपोर्शन आपको नहीं पता, हम लोग x मान लेते हैं। इज एज यहां पे x और ये कितना आ जाएगा, ये आपको रहा 16। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पे हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये प्रोडक्ट ऑफ मीन्स होता है, ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स होता है। यहां पे एक्स स्क्वायर इक्वल किसके आ जाएगा, तो 9 × 16 के। हम लोग कह सकते हैं कि x किसके इक्वल आ जाएगा, √9 × 16 के। आपको पता है कि 3 का स्क्वायर 9 होता है तो 3 बाहर आ जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 होता है तो 4 बाहर आ जाएगा। 4 को 3 मल्टीप्लाई करने से 12 आ जाएगा। 12 कहां पे दिया गया, ये हमें ऑप्शन डी में दिया गया। इसका मतलब 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि ए मैन डिपॉजिटेड ₹500 पर मंथ फॉर 6 months एंड रिसीव्ड ₹3300 एज द मैच्योरिटी वैल्यू। कहा गया कि द इंटरेस्ट रिसीव बाय हिम इज। इंटरेस्ट क्या होगा, सबसे पहले आपको यह पता होगा कि यहां पे क्या दिया गया, हमें पी दिया गया। कितना दिया गया, ये हमें ₹500 दिया गया। इसके बाद क्या पता है, हमें एन पता है, मतलब टाइम कितना, 6 month। और इसके बाद मैच्योरिटी वैल्यू जिसको हम लोग मनी रिसीव्ड कहते हैं, ये कितना रिसीव हुआ, टोटल 3300। आपको ये पता है इंटरेस्ट कैसे फाइंड करते हैं। इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो मैच्योरिटी वैल्यू में से P × N को माइनस करना होता है। यही फॉर्मूला है। अब मैच्योरिटी वैल्यू आपका कितना है, 3300 है और P × N कितना है, P के प्लेस पे 500 है और N के प्लेस पे 6 month है। इसका मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं, सॉरी यहां पे माइनस का साइन है, माइनस का साइन ले लो आप।
3300 और माइनस कितना आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा 3300 और माइनस 6 5 जा 30 और 30 पे डबल जीरो, इट मीन्स 300 और 3300 माइनस 3000 ये आपको आ गया 300। 300 कहां पे दिखाई दे रहा है, ये हमें ऑप्शन बी में दिख रहा है, इसका मतलब 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि द सॉल्यूशन सेट रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग नंबर लाइन इज। अब देखो कि नंबर, इसको आप क्या लिख सकते हो, यहां पे देखो दो चीज आपको यहां समझ में आनी चाहिए। यहां पे क्या है, ये हमें हॉलो डॉट है और ये क्या है, डार्क है। अब एक चीज बताओ, जहां पे डार्क होता है वहां पे इक्वल टू भी लेना होता है, तो हम लोग कह सकते हैं x जो है वो ग्रेटर इक्वल हो जाएगा -3 के और लेस हो जाएगा किसके, तो 2 के। और आपको यहां पे दे दिया गया ये क्या है, नंबर लाइन है, तो रियल नंबर है लाइन है, इसका मतलब x रियल नंबर होगा। तो इसका मतलब क्या मिलना चाहिए आपको, -3 ग्रेटर देन इक्वल टू x और लेस देन 2। यहां पे x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -3 और लेस देन 2 कहां पे है, ये हमें दिया गया -3 और ये हमें ऑप्शन ए में दिख रहा है, इसका मतलब 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी आर 1 9 17 देन द नेक्स्ट 2 टर्म आर। मतलब कहा गया कि फर्स्ट 3 टर्म आपको दिया गया और आपको एपी के बारे में अच्छे से पता है कि कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है। अब चाहो तो इसको डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हो, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। कैसे, यहां पे देखो ये कितना आ रहा है, ये 6 है, ये 9 है और ये 17 है। कितना का गैप दिख रहा है, 9 - 1 8 का, 17 - 9 8 का। इसका मतलब ऑब्वियस है कि नेक्स्ट टर्म 8 ऐड होगा। 17 - 8 ऐड करोगे ये कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 25 में अगर 8 ऐड करेंगे ये 33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 33। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लिया गया कि नेक्स्ट 2 टर्म्स, तो नेक्स्ट 2 टर्म्स एक आपको आ गया 25 और दूसरा 33। तो 25 33 कहां दिख रहा है, ये हमें ऑप्शन सी में दिख रहा है, इसका मतलब बातें समझ में आ रही है। अब एक चीज समझो आप पहले कि अगर इन सारी चीजों को अगर हम डायरेक्ट फाइंड करना चाहते थे तो हमें ए भी पता है, डी भी पता है और हम A4 फाइंड कर लेते, A5 फाइंड कर लेते, वो भी एक प्रोसेस था इस क्वेश्चन में आंसर तक पहुंचने का। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल QRP देन द कॉरस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनल साइड्स आर। अब आपको क्या कहा गया कि ट्रायंगल ABC और ये सिमिलर किसके है, ट्रायंगल QRP के। अब आपको ये पहले से पता है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो ऐसी कंडीशन में उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होता है। बातें समझ में आ रही है। तो अब इसको आप क्या कह सकते हो, इसको हम लोग यहां पे अब डायरेक्ट ऑप्शन से चेक कर लें। AB दिख रहा है, QR इसका QR दिख रहा है, बिल्कुल ओके है। BC ये BC रहा, RP इसका RP रहा, इसका मतलब डायरेक्ट आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट हो गया। ओके, अब चाहो तो दूसरा को भी आप चेक कर सकते हो, लेकिन नहीं मिलेगा। क्या है यहाँ पे, AC और QR। ये रहा आपका AC, हम डिफरेंट कलर से आपको बता रहे हैं। ये रहा आपका AC, ये हमें दिख रहा है AC, नो प्रॉब्लम, AC और इसका QR, इसका QR। अब देखो पहले ही गड़बड़ हो गया, इसका फर्स्ट थर्ड और इसका फर्स्ट सेकंड, मतलब ये क्या हो गया, ये भी गलत हो गया। ऐसे आप नेक्स्ट को भी चेक कर सकते हो तो ये भी गलत आएंगे। आपका करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन ए हो गया। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया कि इफ x बिलोंग्स टू w कहने का मतलब होल नंबर होता है, और होल नंबर आपको पता है 0 से स्टार्ट करके हम लोग आगे इनफाइनाइट की ओर बढ़ते चले जाएं, वो होल नंबर कहलाता है। क्या कहा गया कि देन द सॉल्यूशन सेट फॉर द इनइक्वेशंस -x ग्रेटर देन -7। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। क्या है कि आपको यह दे रखा है कि -x और ये ग्रेटर हो जाएगा -7 के। अब एक बात बताओ, यहां पे आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है कि माइनस को अगर उस तरफ हम शिफ्ट करेंगे साइन भी चेंज होगा। जैसे कि अगर इसको हम +x लिखना चाहेंगे, अब ये ग्रेटर देन का साइन है तो ये माइनस का साइन हो, ये स्मॉलर देन का साइन हो जाएगा, और ये इस तरफ शिफ्ट होते ही माइनस माइनस क्या होगा, +7 हो जाएगा। इसका मतलब यहां से क्या आपको पता चल रहा है कि x जो है वो लेस देन होना चाहिए 7 के। इसका मतलब होल नंबर स्टार्टिंग कहां से होता है, 0 से। तो 0 1 2
3, 4, 5 और 6। यह कहां तक आ जाएगा? 6 तक आ जाएगा। इसका मतलब अब देखो कि 0 से 6 तक कहां दिखाई दे रहा है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हमें ऑप्शन बी में दिख रहा है। इसका मतलब 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है अच्छे से? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² 4x² minus 7x plus 2 equals to 0 are 1.390 and 0.395. द रूट करेक्ट टू टू सिग्निफिकेंट फिगर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्या कह दिया गया कि टू सिग्निफिकेंट फिगर। अब टू सिग्निफिकेंट फिगर को ये समझेगा कि 4.92 हो गया, ये हो गया, लेकिन ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये करेक्ट टू डेसिमल प्लेसेज हो गया। लेकिन आपसे क्या पूछ लिया गया? टू सिग्निफिकेंट फिगर। इसके कॉन्सेप्ट को समझो। अगर हम टू सिग्निफिकेंट फिगर की बात करेंगे तो यहां पे फर्स्ट रूट आपको क्या दिया गया? तो फर्स्ट रूट हमको दिया गया 1.390 और सेकेंड रूट क्या दिया गया? सेकेंड रूट हमको दिया गया है 0.359। अब एक चीज गौर से देखो आप कि हम क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर की अगर बात करें, हमें कितना कहा गया? हमें टू सिग्निफिकेंट फिगर। तो आपको इसमें हम लोग फर्स्ट का भी जीरो नहीं इंक्लूड करते हैं और लास्ट के जीरो को भी काउंट नहीं करते हैं। इसमें फर्स्ट और लास्ट के जीरो को काउंट नहीं किया जाता है। तो फिर किया क्या जाता है? अब देखो 9 में 1 ऐड कर लो तो 1 पॉइंट, अगर 9 में हम 1 ऐड करेंगे तो 10 बनेगा। ये कितना बन जाएगा? 4। अब यहां पे आपको कितना दिखाई दे रहा है? टू सिग्निफिकेंट फिगर दिखाई दे रहा है। अब चलो इस पे आ जाओ। यहां फर्स्ट में जीरो है, कोई लेना देना नहीं। अब इसमें आप 9, ये आपका 9 रहा, इसमें आप ऐड कर लो 1, ये कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। और 10 आते ही ये कितना बन जाएगा? 0.36 बन जाएगा। यहां पे भी कितना दिखाई दे रहा है? टू सिग्निफिकेंट फिगर दिखाई दे रहा है। अब आप चेक कर लो कि 1.4 और 0.36 कहां है? 1.4 और 0.36 ये हमें ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बातें समझ में आ गई? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 1.5, 3x एंड 8 आर इन प्रोपोर्शन देन x इज इक्वल टू। अब x किसके इक्वल होगा? मतलब आपको कहा गया 1.5, 3x और 8 ये किसमें है? प्रोपोर्शन में है। आपको ये पता होगा प्रोपोर्शन में है तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स होता है। मतलब इस दोनों का प्रोडक्ट और इस दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होगा। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं 3 इंटू एक्स और ये इक्वल हो जाएगा 1.5 इंटू 8 के। हमें चाहिए क्या? x का वैल्यू। तो x इक्वल हो जाएगा 1.5 इंटू 8 और डिवाइडेड बाई 3। 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15, 0.5, 0.5 को 8 से मल्टीप्लाई करने पे 4.0, या आप इसको 4 भी कह सकते हो। x कितना मिल गया? 4। 4 कहां दिखाई दे रहा है? ये हमें ऑप्शन बी में दिख रहा है। इसका मतलब 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इट्स ओके। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि इफ ए पॉलिनोमियल 2x² minus 7x minus 1 इज डिवाइडेड बाय x plus 3 देन द रिमाइंडर इज। अब बताओ यहां पे रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। किससे डिवाइड है? तो x plus 3 है तो हम लोग क्या करते हैं? डिविडेंड को, सॉरी डिविजर को क्या करते हैं? 0 के इक्वल करते हैं। अब यहां पे आपका डिविजर क्या है? तो पहले आप इसको px मान लो। हम लोग सपोज करते हैं ये px है और ये कितना दिया गया? 2x² minus 7x और -1। अब ये डिवीजर कितना है? x plus 3, हम लोग इसको 0 के इक्वल करते हैं। इसका मतलब x plus 3 इक्वल हो जाएगा 0 के। यहां से कितना आ गया? x minus 3 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं? p minus 3 फाइंड करते हैं। p minus 3 जो होगा यही रिमाइंडर होगा। अब जहां भी आपको x दिख रहा है वहां पे -3 पुट कर लो। अब -3 पुट करेंगे तो 2 इंटू -3 का स्क्वायर -7 इंटू -3 और -1। यहां पे देखो 2 इंटू -3 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 3 3 जा 9। ओके, माइनस माइनस प्लस 7 3 जा 21 और -1। अब 9 2 जा 18, 18 प्लस 21 और -1। यहां से कितना आ जाएगा? 21 -1 मतलब 20 और 20 और 80 को ऐड करेंगे तो ये आपको आ जाएगा कितना? 38 आ जाएगा। तो आपको कितना मिल गया? 38। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था रिमाइंडर क्या होगा? तो बाय रिमाइंडर थ्योरम ये 38 जो है वो आपका रिमाइंडर आ जाएगा। कहां पे दिया गया? ये हमें ऑप्शन बी में दिख रहा है। इसका मतलब 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोगों को बातें समझ में आ रही है? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 73 इज द nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 3, 8, 13, 18 कहा गया कि देन n इज, तो n क्या होगा, n का वैल्यू आपसे पूछ लिया गया। अब एक चीज समझो कि आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो दिया गया, फर्स्ट टर्म क्या है, तो फर्स्ट टर्म 3 है। आप बोलोगे सर a हमें 3 के इक्वल दे रखा है। कॉमन डिफरेंस कितना है, आपको पता है कि नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म कॉमन डिफरेंस आता है, किसी दो टर्म का डिफरेंस कर लो, 8 माइनस 3 करने पे 5 आ जाएगा, यहां से कॉमन डिफरेंस कितना मिल गया, 5 मिल गया। और आपसे क्या पूछ लिया गया, आपको nth टर्म दिया गया, मतलब आपको an दे रखा है, कितना, तो an दिया गया हमें 73 के इक्वल। अब आपको यहां पे an का फॉर्मूला लर्न होगा। क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। इसका मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये इक्वल मिल गया हमें 73 के। अब a कितना, a आपको 3 दिया गया, n के बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं, रहने दो n माइनस 1, d आपको दिया गया 5 के इक्वल, और ये इक्वल हो गया 73 के। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे, यहां से हम लोग लिख सकते हैं n माइनस 1 इंटू 5, और ये इक्वल हो जाएगा 73 और माइनस 3 के। यहां से आपको आ जाएगा n माइनस 1 इंटू 5 और इक्वल्स टू 73 माइनस 3 इट में 70। यहां से n माइनस 1 कितना मिल गया, n माइनस 1 इक्वल मिल गया 70 बाई 5। ये कितना आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा 5 1 जा 5, 14 5 जा 70। तो यहां से n आपसे पूछ लिया गया, n कितना होगा, तो 14 और इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो प्लस 1, ये आपको मिल गया 15। n 15 मिल गया, और n 15 कहां दिया गया, ये हमें ऑप्शन सी में दिया गया। इसका मतलब 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 आर। अब देखो कि जब भी कभी कोई आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया जाए और उसका रूट पूछा जाए, तो रूट किस पे डिपेंड करता है, बोलोगे सर डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करता है। इसका मतलब जो d का वैल्यू आएगा वही डिसाइड करेगा कि d कैसा होगा। अब d का वैल्यू से कैसे चेक करेंगे, अगर d 0 के इक्वल आ रहा है तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, तो रियल और इक्वल होगा। d अगर ग्रेटर हो रहा है 0 से, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, रियल और डिस्टिंक्ट होगा। और अगर d लेस हो गया 0 से, तो ऐसे कंडीशन में नॉट रियल कह सकते हो या इमेजिनरी कह सकते हो। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। यहां पे गौर से देखो, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है। यहां पे a कितना है, a हमें 1 के इक्वल है, b कितना है, b हमें 2 के इक्वल दिया गया, c कितना है, c हमें 1 के इक्वल दिया गया। d का फॉर्मूला क्या होता है, अब बोलोगे सर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब b स्क्वायर कहने का मतलब 2 का स्क्वायर, और माइनस 4ac कहने का मतलब 4 इंटू a के प्लेस पे 1 और c के प्लेस पे 1। 2 का स्क्वायर करने पे 4, और 4 इंटू 1 4, और 4 माइनस 4 0 हो गया। इसका मतलब d क्या होगा, 0 के इक्वल। हमने आपको बता रखा है कि अगर d 0 के इक्वल आ गया तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, तो रियल और इक्वल होगा। तो रियल और इक्वल कहां दिखाई दे रहा है, ये हमें ऑप्शन बी में दिख रहा है। इसका मतलब 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। फर्स्ट में आपको दिया गया कि ऑल आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर स्क्वायर मैट्रिक्स, ये तो बिल्कुल सही है भैया। आगे कहा गया कि ऑल नल मैट्रिक्स आर स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब प्रत्येक नल मैट्रिक्स जो होते हैं सभी नल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। नहीं, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। आगे भी चेक कर लेते हैं। कहा गया कि फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रॉज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, ये भी बिल्कुल सही है। कहा गया कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट दोज इन द लीडिंग डायगोनल। लीडिंग डायगोनल किसको कहते हैं, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये जो डायगोनल कहलाता है ये लीडिंग डायगोनल कहलाता है। टोटल 2 डायगोनल होते हैं, एक ये डायगोनल और एक ये इस तरफ डायगोनल। ये डायगोनल लीडिंग डायगोनल कहलाता है। कहा गया कि इन द लीडिंग डायगोनल आर 0 इन द डायगोनल मैट्रिक्स, ये भी बिल्कुल सही है। कौन सा गलत है, हमें ऑप्शन बी गलत दिख रहा है। इसका मतलब 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो, आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ 4x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 5 लिव्स द रिमाइंडर माइनस 10 व्हेन डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1। मतलब क्या कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया कि आपको k का वैल्यू फाइंड करना है। ये आपको पॉलिनोमियल दे दिया गया और इसका रिमाइंडर आता है माइनस 10 कब, जब उसे 2x प्लस 1 से डिवाइड किया जाता है। हम लोग क्या करते हैं, इसको px मान लेते हैं, आर कुछ भी मान सकते हो। हम लोग सपोज करते हैं यहां पे
हमारा पॉलिनोमियल px है, लेट px इक्वल्स टू 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस kx और प्लस 5। अब क्या कहा गया कि रिमाइंडर -10 आता है कब, जब डिवाइड किया जाता है 2x प्लस 1 से। तो हमें क्या करते हैं, डिवीजर को 0 के इक्वल कर लेते हैं। इसका मतलब यहां पे 2x और प्लस 1 जो होगा वो 0 के इक्वल होगा। आप कह सकते हो कि 2x इक्वल हो जाएगा -1 के, और देयरफॉर x इक्वल्स टू कितना मिल गया, तो -1/2 मिल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, p -1/2 फाइंड करेंगे। तो p -1/2 और ये इक्वल कितना होगा, जहां भी आपको x दिखाई दे रहा है वहां पे -1/2 पुट कर लो। यहां पे हम लोग कह सकते हैं 4 इंटू -1/2 का होल क्यूब -2 इंटू -1/2 का होल स्क्वायर और प्लस k इंटू -1/2 और प्लस 5। बातें समझ में आ रही है। अब आपको p -1/2 ये किसके इक्वल हो जाएगा, रिमाइंडर के, और रिमाइंडर कितना दे रखा है, -10 दे रखा है। यहां पे आप -10 पुट कर लो। अगर हम -10 पुट करेंगे ये इक्वल हो जाएगा 4 इंटू, अब एक बात बताओ कि -1 का क्यूब करने पे -1 आएगा, तो -1/2 का क्यूब करने पे 8 आएगा, -2 इंटू -1 का स्क्वायर करने पे 1 आएगा, और 2 का स्क्वायर करने पे 4 आ जाएगा, और प्लस यहां पे कितना है, k इंटू -1/2। तो इसको आप डायरेक्ट लिख लो -k/2। ये कितना मिल गया आपको, -k/2 और प्लस 5। अब हम लोग इसको यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। हमें दे रखा है -10 इक्वल्स टू, अब देखो इसको डिवाइड कर सकते हो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब तो डिवाइड नहीं कर सकते हैं, यहां पे आपको मिल गया -1/2 -1/2 और यहां पे भी क्या है, -1/2, और इसके बाद -k/2 और प्लस 5। अब एक चीज करो आप, हम लोग क्या करते हैं, k को एक तरफ कर लेते हैं, बाकी जितने भी नंबर हैं सबको एक तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। इसको अगर इस तरफ ले आएंगे तो ये कितना आ जाएगा, k/2, और k/2 इक्वल हो जाएगा -1/2 प्लस 5 और प्लस 10, क्योंकि ये इस तरफ शिफ्ट होगा तो प्लस में आ जाएगा। अब एक चीज देखो कि इसको आप 1 कर लो, इसके डिनोमिनेटर में 1 कर लेंगे और ये आपको आ जाएगा k/2 इक्वल्स टू, अब 2 एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो ये आपको आ जाएगा -1 प्लस 5 2 जा 10 और प्लस 10 2 जा 20। ये कितना मिल गया आपको, k/2 इक्वल्स टू, अब 20 और 10 30 माइनस 2 28/2, यहां से कितना मिल गया, 28/2 मिल गया। या आप यहां पे इसको 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हो, k मिल गया कितना, 28 के इक्वल। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो हमें k इक्वल टू मिल गया कितना, तो 28। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बातें समझ में आ गई, ये कितना मिल जाएगा, 28। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि अमित डिपॉजिट्स ₹1600 पर मंथ इन अ बैंक फॉर 18 months इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। If he gets ₹31,080 at the time of maturity, तो what is the rate of interest per annum? मतलब आपसे रेट पूछा गया। अब देखो आपको दिया क्या सब है। या अगर हम गिवन की बात करें, हमारे पास गिवन है कितना डिपॉजिट करता है 1600 पर मंथ, तो ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। इट मींस पी आपको आ गया कितना, तो 1600 पर मंथ। इसके बाद कहा गया कि बैंक फॉर 18 मंथ, मतलब आपको एन कितना मिल गया, एन मिल गया आपको 18 मंथ्स। इसके बाद इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इफ ही गेट्स 31,080, इसका मतलब मैच्योरिटी वैल्यू जिसको हम लोग एम भी कहेंगे, ये कितना मिल गया, ये आपको दिया गया है 31,080, ये कॉमा है 31,080। और इसके बाद टाइम ऑफ मैच्योरिटी व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, आपसे रेट पूछा गया। रेट तो आपको नहीं पता है, बातें समझ में आ गई। अब आप फॉर्मूला अप्लाई करो। क्या होता है फॉर्मूला, तो मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला होता है P इंटू एन
प्लस P इंटू n प्लस 1 इंटू R और डिवाइडेड बाय 2400। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां से मैच्योरिटी वैल्यू कितना है 31,080 और ये इक्वल हो जाएगा P इंटू n, इक्वल टू का साइन यहां पे ले लो आप, इक्वल्स टू P के प्लेस पे कितना है 1600, n के प्लेस पे कितना है 18 मंथ, 18 मंथ बिल्कुल ओके है, बिल्कुल। अब प्लस आ जाएगा P इंटू n कहने का मतलब 1600 इंटू n के प्लेस पे 18 और n प्लस 1 कहने का मतलब 19 और इंटू R तो आपको नहीं पता और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 2400। बातें समझ में आ गई? इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, इस तरफ शिफ्ट कर लो। अब 18 को यहां पे आपको आ गया 31,080 इक्वल्स टू 18 से मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा 00, 18 6 जा 100, 8 का 8 कैरी 10, 18 1 जा 8 और 10 18। ओके, फिर से एक बार चेक करते हैं 18 इंटू 00, 18 इंटू 00, 18 6 जा 100, 8 का 8 कैरी 10, 18 1 जा 8 और 10 आ जाएगा 28। यहां पे कितना मिल गया आपको 28। ओके, अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो कि हम 00 से यहां पे 00 कैंसिल कर सकते हैं, 8 2 जा 16 और 8 3 जा 24, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। अब ये कितना मिल गया 6 2 जा 12, तो यहां से आप लिख लो प्लस 12 इंटू 19 इंटू R, 12 इंटू 19 और इंटू R। बातें समझ में आ गई? अब आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 31,080 माइनस 28,800 और इक्वल्स टू मल्टीप्लाई कर लो, 12 9 जा, या आप ऐसे ही रहने दो 12 इंटू 19 इंटू R, ताकि बाद में तो डिवाइड ही करना है, हम लोग डिवाइड कर लेंगे। अब यहां पे माइनस कर लो 0, 8 माइनस 0, यहां पे 0 माइनस 0 0, 8 माइनस 0 8, इसके बाद 10 माइनस 8 2 आ जाएगा, 10 माइनस 8 ये 2 आ गया और इसके बाद 10 माइनस 8 2 आ जाएगा। ओके, अब इसको एक बार ही चेक कर लेते हैं, ये 0 हो गया, यहां पे 0 8 8 टू 10 का 0 कैरी 1, 8 टू 10 1 11 का 1 और 2 1 3, यहां तक बिल्कुल ओके है और ये इक्वल आ जाए, यहां पे बाय में कर लो 12 इंटू 19 और ये इक्वल हो जाएगा R के। अब इसको डिवाइड करो, अगर 12 से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो पहले इसको आप 6 से डिवाइड कर लो, 6 2 जा 12 और ये आ जाएगा आपको 1140, 19 6 जा 114, तो ये आ जाएगा 60, 6 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 10 आ गया, तो यहां से हमें मिल गया R इक्वल्स टू 10% पर एनम। कितना मिल गया R हमें मिल गया 10% पर एनम, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखो यहां पे गौर से, आप क्या कहा गया आपसे कि एक शॉपकीपर बॉट एन आर्टिकल विथ मार्केट प्राइस ₹1200 फ्रॉम अ होलसेल एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। ओके, कहा गया कि द शॉपकीपर सेल्स द सेम आर्टिकल टू द कस्टमर ऑन द मार्केट प्राइस प्रिंटेड ऑन इट, इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 6%, तो फाइंड, क्या पूछा गया, द जीएसटी पेड बाय द होलसेलर, और सेकंड पूछा गया कि अमाउंट पेड बाय द कस्टमर बाय आइटम। अब यहां पे समझो सबसे पहले कि क्वेश्चन में क्या कहा गया कि मार्केट प्राइस जो है वो किसी आर्टिकल का 1200 है। अगर हम बात करें तो ये शॉपकीपर कैसे खरीदा, तो 10% डिस्काउंट पे खरीदा, इसका मतलब कितना हो जाएगा शॉपकीपर के लिए सीपी, तो हम लोग 4 शॉपकीपर अगर हम शॉपकीपर के लिए बात करें तो सीपी कितना हो जाएगा, तो उन्होंने 10% डिस्काउंट पे खरीदा तो टोटल 100% होता है, 100% में से 10% लेस करने पे 90% होगा, इसका मतलब 90% ऑफ 1200 में वो खरीदा होगा। अब इसका 90 डिवाइडेड बाय 100 और इंटू कितना आ जाएगा 1200, 100 से 100 कैंसिल और 12 9 जा
108 तो 1080। अब एक चीज देखो कि सीपी जो होगा शॉपकीपर के लिए वही एसपी हो जाएगा किसके लिए, होलसेलर के लिए। तो एसपी फॉर होलसेलर इसका कितना हो जाएगा, ये एसपी हो जाएगा ₹1080। और हम लोग जीएसटी किस पे पेड करते हैं, एसपी पे। तो यहां से जीएसटी फर्स्ट आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, तो जीएसटी पेड बाय होलसेलर। कितना हो जाएगा, आपको पता है कितना परसेंट रेट ऑफ जीएसटी है, 10%, सॉरी 6%। तो यहां से आपको आ जाएगा 6% ऑफ 1080। इसको आप कैसे लिख सकते हो, ये आपको आ जाएगा 6/100 इंटू 1080। 10 से 10 को कैंसिल कर लो, मल्टीप्लाई करो, 8 6 जब 48 का 8 कैरी 4, 6004 का 4 और 6 1 जा 6, 10 है यहां पे आ जाएगा। इसका मतलब 64.8 रुपीज जो है वो जीएसटी पेड किया गया होगा किसके द्वारा, तो होलसेलर के द्वारा। बातें समझ में आ गई। अब सेकंड में आपसे क्या पूछा गया कि अमाउंट पेड बाय द कस्टमर टू द बाय द आइटम। अब एक बात बताओ कि कस्टमर कितना में आइटम बाय करता है, कहा गया है कि मार्क प्राइस पे ही आइटम बाय करता है, तो मार्क प्राइस कितना है, तो 1200। इसका मतलब कस्टमर के लिए एसपी फॉर कस्टमर कितना दिया गया, तो ये आपको दिया गया 1200। कितना, 1200। अब एक चीज बताओ, 1200 दिया गया, अब जीएसटी कितना पे किया होगा, 6%। तो जीएसटी इक्वल्स टू आ जाएगा 6% ऑफ 1200। इट मींस इसको हम लोग यहां पे लिख सकते हैं, ये आपको आ जाएगा जीएसटी इक्वल्स टू 6/100 और इंटू 1200। 100 से 100 को कैंसिल कर लो, 12 6 जा 72। इसका मतलब 72 रुपीज जीएसटी पे किया गया होगा किसके द्वारा, कस्टमर के द्वारा। तो आपसे क्वेश्चन में यह पूछा गया कि अमाउंट पेड बाय द कस्टमर, तो टोटल कितना अमाउंट पे किया गया होगा, टोटल अमाउंट हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, तो एसपी में जीएसटी को ऐड कर देते हैं तो टोटल अमाउंट पता चल जाता है। तो एसपी कितना है, तो 1200 है, और जीएसटी कितना पे किया, 72 रुपीज। इसका मतलब कितना आ जाएगा, 1272 रुपीज ये पे किया गया होगा किसके द्वारा, तो टोटल अमाउंट ये रहा आपका कस्टमर के द्वारा पे किया गया होगा। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज एंड रिप्रेजेंट योर सॉल्यूशन ऑन द रियल नंबर लाइन। अब इसको सॉल्व करना है और इसको रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट भी करना है। सॉल्व कैसे करते हैं यहां पे समझो। यहां पे आपको दिया गया -5 होल 1/2 माइनस x, और ये लेस देन इक्वल्स टू आ जाएगा 1/2 -3x, और ये लेस देन इक्वल्स टू 3 होल 1/2 और -x, और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब यहां पे समझो इसको कैसे हम लोग लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिखा जा सकता है -5 होल 1/2 -x और लेस देन इक्वल्स टू 1/2 -3x। ये एक तरफ आ गया। अब इसको आप ऐसे ले लो 1/2 -3x, और ये लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा 3 होल 1/2 और -x। बातें समझ में आ रही है। अब इसको सॉल्व कर लो। 5 2 जा 10, 10 1 11, यहां पे आ जाएगा -11/2 और -x, और ये लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 और -3x। इसको आप लिख सकते हो यहां से 1/2 -3x
और लेस देन इक्वल्स टू 3 2 6 और 1 कितना होगा 7, तो 7/2 और माइनस एक्स। ओके, अब यहां पे आ जाओ। अब एक चीज करो, x को एक तरफ कर लो। अगर हम लोग x को एक तरफ करेंगे तो ये आपको आ जाएगा -x और +3x और लेस देन इक्वल्स टू ये 1/2 है, इस तरफ आएगा +11/2 और इसको सॉल्व करेंगे, इसमें भी x को एक तरफ शिफ्ट कर लो, ये आ जाएगा 1/2 और -7/2 लेस देन इक्वल्स टू यहां पे -x है और इस तरफ शिफ्ट होगा तो +3x आ जाएगा। इसको आप लिख सकते हो -3x और +x, ये 2x लेस देन इक्वल्स टू यहां पे कितना लिख सकते हो, तो 2 एलसीएम आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 1 + 11 और यहां पे भी 2 एलसीएम, यहां से आपको आ जाएगा 1 - 7 और लेस देन इक्वल्स टू -x और +3x, ये आ जाएगा आपको 2x के इक्वल। अब यहां पे समझो कि आपको 2x लेस देन इक्वल्स टू, अब 11 + 1 12, 12/2 इट मीन 6, यहां पे 6 आ गया और इसके बाद 1 और -7 तो -6 -6/2 तो -3, यहां से आ जाएगा -3 और लेस देन इक्वल्स टू 2x। क्या मिल गया आपको? अब देखो कि इसको ऐसे लिख सकते हो, x लेस देन इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा 6/2 और ये हो जाएगा -3/2 लेस देन इक्वल्स टू 2। अब देखो कि इसको क्या लिख सकते हैं, x लेस देन इक्वल्स टू 6/2, 6/2 कहने का मतलब 3 और -3/2 को अगर -1.5 लिख लें तो कोई प्रॉब्लम, यहां पे आपको आ जाएगा। या एक चीज करो, ये x है, यहां पे ये क्या है x है, हमने इसको 2 इस तरफ कर लिया, तो हम लोग लिख सकते हैं -1.5 और ये लेस देन इक्वल्स टू आ जाएगा x। अब x को कैसे लिख सकते हो, यहां पे अगर एक साथ हम इस दोनों को कंबाइन करेंगे, ये आपको x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाएगा -1.5 के और लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा किसके, 3 के। यही आपको आ गया। अब आपको क्या करना है, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। कैसे? अब एक नंबर लाइन ले लो, हम लोग सपोज करते हैं कि ये रियल नंबर लाइन है, ये आपको आ गया 0 1 2 3 4 और यहां पे आपको आ गया -1 -2 -3 -4। अब रिप्रेजेंट कर लो, यहां पे देखो कि क्या है, यहां पे -1.5 ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो यहां पे क्या लेना है, हॉलो डॉट या डार्क डॉट। यहां पे हम लोग डार्क लेंगे, यहां पे आपको आ जाएगा 1.5 कहां होगा, तो 1 और 2 के बिल्कुल मिडिल में होगा। यहां पे कितना आ जाएगा, 1 और -1 और यहां पे -1.5 है, यह -1.5 मतलब यहां आ जाएगा, ये रहा। और इसके बाद ये आपको डार्क डॉट रहा और 3 तक, तो यहां तक आएगा, यहां पे आप होलो डॉट ले लो, तो ये होलो डॉट रहा। अब इस दोनों को ज्वाइन कर देंगे, तो यही हमारा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। बातें समझ में आ गई? यही आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया। ओके, अब हम लोग चलते हैं, यहां पे एक बार और चेक कर लेते हैं। यहां पे कितना था, 3/2 था, -3/2 था, इसका मतलब ये आपको आ गया -1.5 और यहां पे ये किसके आ गया, ये आपको आ गया। अब दोनों तरफ एक चीज गौर से देखो कि दोनों तरफ लेस देन इक्वल्स टू का साइन है, तो इस तरफ भी क्या होगा, तो ये भी आ जाएगा डार्क और इस तरफ भी कितना आ गया, डार्क आ गया। बातें समझ में आ गई? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम इसको भूल गए थे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि फाइंड द 16th टर्म ऑफ एन एपी 7 11 15 19 और ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म। अब आपसे क्या पूछा गया, 16 टर्म ऑफ एन एपी आपसे पूछा गया और एपी दिया क्या है। सेकंड क्वेश्चन को अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हमें एपी दे रखा है 7 11 15 19, ये आपका एपी है। क्वेश्चन में पूछा गया कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म। अब पहले और भी आपको क्या फाइंड करना है, 16 टर्म भी फाइंड करना है। अब एक बात बताओ, यहां पे a कितना है, फर्स्ट टर्म को a कहते हैं, a 7 के इक्वल है। कॉमन डिफरेंस को d कहते हैं, d कितना है, तो कॉमन डिफरेंस 11 - 7 इट मींस कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा।
या आप 15 माइनस 11 करोगे तो भी कितना आएगा 4 आएगा। अब ए पता है और डी पता है, आपको 16 टर्म फाइंड करना है, मतलब आपसे ए 16 पूछ लिया गया। फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका मतलब 16 माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा, ये आपको मिल गया a प्लस 15d। अब वैल्यू पुट कर लो, a के प्लेस पे कितना है 7, 15 इंटू डी के प्लेस पे कितना 4, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 7 प्लस 15 4 जा 60, और 60 प्लस 7 कितना मिल गया 67 आ गया। बातें समझ में आ गई, ये आपको 67 मिल गया। अभी काम खत्म नहीं हुआ, आपसे पूछा गया कि कितना पूछा गया, तो फर्स्ट 6 टर्म का सम पूछा गया, मतलब आपसे S6 पूछा गया। और S6 का फॉर्मूला आपको पता होगा, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पे आ जाएगा n/2, इट में 6/2 इंटू 2a, 2 इंटू a के प्लेस पे कितना आ जाएगा a 7 दिया गया, n कितना है 6 है, 6 माइनस 1, और इंटू डी के प्लेस पे कितना है 4 है। अब ब्रैकेट क्लोज कर लो, इसको हम लोग लिख सकते हैं 6/2, 6/2 इट मींस 3, यहां पे 3 आ जाएगा, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 आएगा, अब प्लस 6 माइनस 1 कितना आएगा 5, और 5 इंटू 4 आ जाएगा। बातें समझ में आ गई, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 14, अब प्लस 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 60, सॉरी 5 यहां पे है, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 20। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 4 और 0 4, 2 और 1 3, मल्टीप्लाई कर लो, 4 3 जा 12 का 2 कैरी 1, 3 3 जा 9 और 1 10, यहां से कितना मिल गया 102 मिल गया। यही आपका करेक्ट आंसर हो गया, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। अब आगे आपसे कहा गया क्वेश्चन में कि इन द गिवन फिगर C इज ए टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट C। अब गिवन फिगर की बात है, हमें गिवन फिगर नेक्स्ट पेज में दिया गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया कि इन द गिवन फिगर C इज ए टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट C। मतलब क्या कहा गया कि C एक टेंजेंट है कहां पे, सर्कल के पॉइंट C पे। कहा गया कि ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यहां पे ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है इफ ABC इक्वल्स टू 93 डिग्री दिया गया है, और DCE 35 डिग्री, DCE कितना का है 35 का है। कहा गया कि फाइंड ADC, मतलब ADC कहने का मतलब आपसे ये पूछा गया, ADC कहने का मतलब ये आपसे पूछ लिया गया। इसके बाद सेकंड CAD कहां है, C A और D ये आपसे पूछा गया, और इसके बाद ACD, अब A C और D मतलब ये आपसे पूछ लिया गया। इतना बातें समझ में आ गई, कैसे सॉल्व करेंगे। अब आपको इतना पता होगा कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। यहां पे हम लोग कह सकते हैं इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, अगर हम ABCD की बात करें तो हम लोग कह सकते हैं एंगल B प्लस एंगल D, ये कितना आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, अब देखो कि एंगल B कितना का है 93 डिग्री, और एंगल D नहीं पता, और ये आगे आपको 180 के इक्वल। इसको हम लोग लिख सकते हैं एंगल D इक्वल्स टू 180 माइनस 93, माइनस करेंगे तो 10 माइनस 3 7, 17 माइनस 9 8, कितना आ गया 87 आ गया। अब देखो D कह लो, या इसी को आप क्वेश्चन की भाषा में पूछा गया आपसे ADC, हम लोग कह सकते हैं एंगल A D और C, ये कितना मिल गया, ये आपको 87 डिग्री का मिल गया। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि आपको फाइंड करना है CAD। अब C A और D ये फाइंड करना है। अब आपको इतना पता होगा कि जितना एंगल DCE होगा, एंगल DCE ये इक्वल किसके आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा किसके, तो CAD के, एंगल CAD। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर अपने मन से कैसे आप इक्वल कर रहे हैं, क्या कोई यहां जादुई बात हो रही है क्या, बिल्कुल नहीं। आपने इतना अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम पढ़ा होगा। अब देखो कि ये और ये क्या आ गए, अल्टरनेट सेगमेंट हो गए, यहां पे हम लिख सकते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से
ये यहां से आ गया। अब देखो कि आपने यहां पे आपको दे रखा है क्वेश्चन में DCE कितना 35 का, इसका मतलब ये 35 डिग्री इक्वल हो जाएगा किसके, CAD के। तो डायरेक्ट आप कह सकते हो कि एंगल CAD ये इक्वल मिल गया आपको कितना 35 डिग्री का, ये हमें मिल गया 35 डिग्री का। और ये कितना का है। अब देखो कि एक क्वेश्चन में एक छोटा सा मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है, कोई क्वेश्चन में ये भी तो पूछ सकता है कि सर यहां पे ये जो है ये डार्क लाइन से दिखाई दे रहा है, तो ये अगर आपको मान लीजिए डायमीटर होता है तो डायमीटर पर का एंगल 90 डिग्री होता है, लेकिन आपने तो यहां फाइंड कर लिया 87 डिग्री। तो आपको इस बात का खासा ध्यान रखना होगा कि ये O जो सेंटर है वो अलग है, ये AC यहां पे डायमीटर नहीं है। बातें समझ में आ गई, ये बिल्कुल माइंड में क्लियर रखो। अब आगे बढ़ते हैं। CAD आपसे 35 डिग्री आपको पता चल गया। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि ACD, तो ACD, अब ACD कहने का मतलब ये एंगल हमें पूछा गया। अब यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, तो ACD। अगर हम ACD की बात करें तो किसी भी ट्रायंगल में आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी से सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इसका मतलब यहां से हम लोग कह सकते हैं एंगल CAD प्लस एंगल ACD प्लस एंगल ADC, ये कितना आ जाएगा 180 डिग्री। कहां से, एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी से। ओके, अब आगे यहां पे आ जाओ। अब देखो कि CAD कितना दिया गया, CAD अभी हमने 35 फाइंड किया। इसके बाद ACD कितना का है, ACD हमें नहीं पता है, प्लस एंगल ADC आपने अभी फाइंड किया कितना, ये 87 डिग्री का, यहां पे ये आपको आ गया 87 डिग्री। इसको 90 का साइन मत लो, ये आपका 87 डिग्री है। ये आ गया आपको कितना 87 डिग्री, 87, और ये इक्वल आ जाएगा किसके 180 डिग्री के। यहां से अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 7 5 12 का 2 कैरी 1 8 1 9 9 और 3 12 और प्लस ACD, और ये इक्वल हो जाएगा किसके 180 के। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे यहां से मिल जाएगा आपको एंगल ACD इक्वल्स टू 180 माइनस 122। इट मींस कितना हो गया 10 माइनस 2 8 आ गया, और 7 माइनस 2 5 आ गया। कितना आ गया ACD, आपको ACD आ गया 58 डिग्री का। ये कितना मिल गया 58 डिग्री का। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया ACD कितना होगा, तो ये 58 आ गया। अब आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 3। ओके, अब देखो कि अब जो भी क्वेश्चन बच गए इस सेट के, अब हम लोग टैब पे उसको सॉल्व कर लेंगे जो भी रिमेंस क्वेश्चन है। ओके, लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।